जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने जो चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स उससे हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था। अब उसके हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये जो हमने कल आयोनिक कंपाउंड बनाए थे या उनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखी थी, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर जब ऐसे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन को डोनेट या रिसीव करने से जो कंपाउंड बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो उन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉपर क्वेश्चन आता है पक्का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है? दे आर हार्ड, वो हार्ड होते हैं। सॉलिड कंपाउंड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। मीन्स कि अगर मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है। ओके, अब इसमें Na क्या है? Na प्लस है। प्लस का मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए, और जो डोनेट करता है, डोनेशन करता है, उसी को लोग पूछते हैं, है ना। तो उसी के लिए हम प्लस लगाते हैं। अभी ये अच्छा है, अच्छे के लिए प्लस लगाते हैं। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने रिसीव किया, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? माइनस का आ गया। अब इनके बीच में ये अभी आयंस बन गए, सोडियम का आयन और क्लोरीन का आयन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इतना ज़्यादा होता है कि इनकी स्टेट कैसी होती है? हार्ड होती है। ये सॉलिड कंपाउंड के रूप में मिलते हैं हमें। ओके, नमक है, नमक NaCl, वो सॉलिड ही है, लेकिन ये ब्रिटल होते हैं। इनमें कमी क्या है? दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है आसानी से टूटने वाले। जैसे कांच सॉलिड है, लेकिन उसको अगर आप नीचे फेंकते हो तो वो टूट जाता है, क्योंकि वो ब्रिटल है, आसानी से टूटने वाले होते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, सॉलिड कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनके आयंस के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज़्यादा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आयोनिक कंपाउंड के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? इनके हाई, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटर आयोनिक अट्रैक्शन और इंटर क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ओके, सेकंड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट, जनरली सॉल्युबल इन वाटर। जो ये आयोनिक कंपाउंड है वो जनरली वाटर में सॉल्युबल तो होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं कुछ सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट वो होते हैं कि जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर को मिक्स कर ले। ओके, जैसे पानी में अगर मैं नींबू का रस मिक्स कर रहा हूँ तो पानी सॉल्वेंट है, वो उसमें नींबू का रस उसमें घुल जाएगा। ओके, तो सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन, पेट्रोल और अल्कोहल, इन तीनों में ये जो आयोनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल नहीं होते। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कई बारी, क्योंकि हम पढ़ के जाते हैं कि वाटर है, लिक्विड है, तो लिक्विड में आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल है, बट कुछ है एक्सेप्शन। कैरोसिन है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, इनमें ये सॉल्युबल नहीं होते आयोनिक कंपाउंड। फोर्थ नंबर, इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये सॉलिड स्टेट में है, अगर नमक वैसे पड़ा हुआ है मेरे पास, मान लो नमक भी क्या है? आयोनिक कंपाउंड है ना, अगर लेकिन नमक में करंट पास नहीं होता, क्योंकि उसके आयंस फ्री ही नहीं होते मूव करने के लिए। जब आयंस फ्री होंगे तभी तो करंट पास होगा, लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसके आयंस कैन नॉट मूव बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है कि पहला तो इस पर चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, रिसीव किए, उसके हिसाब से चार्ज आता है। और दूसरा मतलब है स्टैटिक, मतलब ये सॉलिड है, पार्टिकल इसके रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब जब सॉलिड स्टेट में है, आयंस दूर दूर नहीं जा रहे, तो इनमें करंट पास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको मेल्ट करेंगे,
कौन सी स्टेट में आएगा ये आयोनिक कंपाउंड? मोल्टन स्टेट में आएंगे। तो इनके अंदर क्या होगा, अब आयंस थोड़े दूर दूर जाएंगे, आयंस में मूवमेंट होगी और आयंस में जैसे मूवमेंट हुई तो करंट पास हो जाएगा। तो अगर मोल्टन स्टेट में क्या होता है, हीट एनर्जी वीक, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड आयंस मूव फ्रीली। तो जैसे हम गर्म करेंगे इनको, नमक को मैंने गर्म किया तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो टूटने लगेगा और आयंस में मूवमेंट आएगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। तो ये भी एक केस, इसको ध्यान से रीड कर लेना बच्चों। सेकंड केस, अगर यही आयोनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन, इनका जलीय विलयन है हमारे पास, या मैंने नमक को पानी में डाल दिया, तब क्या होगा, नमक पानी में जाकर टूट जाएगा और जैसे ही वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा नमक का, तो वो आयंस में बदलेगा और आयंस में बदलते ही बिजली फिर कंडक्ट हो जाएगी। तो इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस, है ना। अगर मेरे पास आयोनिक कंपाउंड है और उसको मैंने पानी में अगर मैं उसको डालता हूँ बेटा, तो क्या बनेगा, NaOH, क्या बनेगा, NaOH प्लस में HCl बन जाता है। तो इसमें मीन्स ऐसे करना कि ये जो इसमें से सोडियम आयंस अलग हो जाते हैं मान लो, और इसमें Cl माइनस आयंस अलग हो जाते हैं। तो ये आयंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको शो नहीं हो रहा हो तो, सोडियम प्लस और Cl माइनस, ये जो दो आयंस है ये अलग अलग पानी में होते हैं जिससे करंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। सो ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इनकी प्रॉपर्टी पढ़ी, कल हमने इनको ड्रॉ किया था। क्या प्रॉपर्टी है, फर्स्ट हार्ड, ये क्या होते हैं, सॉलिड कंपाउंड, क्योंकि इनके आयंस के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सेकंड, अगर ये सॉलिड है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का मतलब आसानी से टूटने वाले। थर्ड, ये सॉल्यूबल होते हैं पानी में जनरली, लेकिन पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल में ये सॉल्यूबल नहीं होते। फोर्थ पॉइंट, अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर ये मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में है तब इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। आपके बोर्ड में यही स्टार्टिंग से 2 पॉइंट में से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ तक वो पूछता भी नहीं, पर आपको याद करना है ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसके पहले हमने आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हम जो मेटल्स को अरेंज करते हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, फिर उससे कौन कम है, उससे कम कौन है, तो उस प्रकार से हम उनको अरेंज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो भी एलिमेंट्स है उसको हमें नेचर से एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर बाद में रिफाइन करना होता है। तो हम पढ़ेंगे भी एक्सट्रैक्शन में कौन कौन सी हमारे पास कीवर्ड्स है, पहले हम उसको थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली जो मिलता हो ना हमें कंपाउंड, उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। अब एलिमेंट ऐसा क्यों, एलिमेंट मान लो कि सोना है, प्लेटिनम है, वो फ्री स्टेट के अंदर मिलेगा क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है, तो वो जैसे मिलेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, मिनरल्स। तो एलिमेंट गोल्ड का या प्लेटिनम का जो एलिमेंट है या कंपाउंड मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। देन आता है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं, दोज मिनरल्स विच कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। अब मान लो मेरे पास अगर कॉपर का कोई मिनरल मिल रहा है, ऐसा मिनरल या कंपाउंड कॉपर का जिसके अंदर से मैं कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ और उस कंपाउंड में या उस मिनरल में बहुत ज़्यादा चांस है कि मुझे कॉपर मिलेगा, मैक्सिमम चांस है कॉपर मिल जाएगा, तो उसी को वो हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली, कि मतलब मेरा नुकसान ना हो, मैं प्रॉफिटेबली उसको एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर्स। अब ओर्स है क्या, एक प्रकार का मिनरल ही है, और मिनरल क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड। तो मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि और क्या होता है, एक प्रकार का कंपाउंड ही है जहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब मिनरल्स कवर हो गया बेटा, ओर्स हो गया, अब है गैंग।
अभी गेंग क्या है, वो गेंग नहीं जो तुम बनाते हो गलियों में, ये गेंग दूसरी है। ये गेंग क्या है, इम्प्योरिटीज। गेंग क्या है, इम्प्योरिटीज। आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया उस कंपाउंड से, अभी भी उसमें ना कुछ अशुद्धियाँ होती है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, जैसे मिट्टी होती है, सॉइल हो, सैंड या मतलब मिट्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हो, जो भी कचरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अब उसको साफ करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। अब है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो ये हमारे 4 कीवर्ड्स हैं एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड। ओके, तो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट क्या है, मिनरल्स, ऐसा कंपाउंड या ऐसा एलिमेंट जो हमें नेचुरली मिलता हो नेचर में, उसको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे, अर्थ की क्रस्ट में मिलता हो। सेकंड है ओर्स, दोस मिनरल्स विच कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज। अब ऐसे कंपाउंड या मिनरल्स जिसमें से हम एलिमेंट को प्रॉफिटेबली हायर चांसेस के साथ एक्सट्रैक्ट कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, ओर्स। ठीक है, तो और अल्टीमेटली एलिमेंट एक कंपाउंड ही बन गया। देन है गेंग। गेंग क्या है, उस कंपाउंड में जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ है, चाहे वो डस्ट हो, मिट्टी हो या कंकड़ वगैरह कुछ भी हो, माइन बारीक से बारीक अशुद्धियाँ भी क्यों ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, गेंग। देन है मेटलर्जी। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब जो हमने कंपाउंड तो मिल गया हमें नेचर से, लेकिन उस कंपाउंड में भी प्योर मेटल को जब हम बाहर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटलर्जी। So students, now we read extraction of metal. We see that we have a series of reactivity series of the such elements. हमारे पास कुछ एलिमेंट की सीरीज है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब इसके टॉप के जो 5 एलिमेंट है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो वो एनवायरनमेंट में किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करते हुए मिलेंगे हमें, और वो हमें ना कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। या तो हमें वो ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिल सकते हैं। बट जो ये सेंटर के 3 एलिमेंट है, मिड के 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये इसको याद करना है आपने, 5 3 5 ऐसे याद करना है आपने। अब 3 का मतलब 3 एलिमेंट है सेंटर में, और 3 प्रकार के ही ये और बनाएंगे। कौन से और बनाएंगे, ऑक्साइड, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट। 3 प्रकार के एलिमेंट है और 3 प्रकार के हमारे ओर्स बन रहे हैं, तो उसको ऐसे याद कर लेना। और जो लास्ट में एक्टिविटी सीरीज है, लास्ट के जो 5 एलिमेंट है वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, बहुत कम करते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट है जो कि थोड़ी मोटी रिएक्शन कर लेंगे, बट लास्ट के 2 बिल्कुल भी नहीं करते। तो हमने क्या लिखा, लीस्ट रिएक्टिव हैज फाउंड इन फ्री स्टेट, और हमें कैसे मिलेंगे, ये फ्री स्टेट में मिलेंगे। बट नोट लगा के मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, जो ये स्टार्टिंग के 3 है मेटल्स, बेटा ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। मतलब मिल भी सकते हैं, और ये कंबाइन में भी मिलेंगे आपको। कंबाइन में कैसे, ऑक्साइड और सल्फाइड के ओर्स के रूप में, इसके रूप में स्टूडेंट्स, ऑक्साइड और सल्फाइड के ओर्स के रूप में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज को अलग से सेपरेट पढ़ेंगे, और उसमें हमने सल्फोनिफिकेशन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, हाँ ये 2 प्रोसेस पढ़नी है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद हम रिफाइनिंग पे जाएंगे। रिफाइनिंग में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।